Hello friends, welcome to A1IS. My name is Pranav Singh and today we'll discuss our another important topic on fundamental rights. पिछले वीडियोस में हमने आर्टिकल 90, आर्टिकल 20 पढ़ा और आज के वीडियो में आर्टिकल 21 पढ़ेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन द फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो वीडियो आ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, ऐसे करके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमें कवर करना. हम फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा सा स्पेसिफिकली एक वीडियोस में बना रहे हैं, खासकर आप हर आर्टिकल को अच्छे से समझें, क्योंकि ये सब थोड़ा बड़ा आर्टिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. आप प्रीवियस वीडियोस देख रहे होंगे, उसमें मेजोरिटी इन पार्लियामेंट हमने पढ़ा, द आप कह सकते हैं द संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कैसे संविधान, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम एक कवर कर रहे हैं. और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसका भी एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाकर देख सकते हैं A1IS के जो ऑफिशियल चैनल है उस पर. तो आज आर्टिकल 21 पढ़ेंगे, एवरीथिंग, द इम्पॉर्टेंट केसेस एज वेल एज द स्कोप, कैसे चीज़ निकल कर आई है, लेटेस्ट करेंट अफेयर्स में क्या चीज़ बातचीत हुआ, तो ये सारा इंपॉर्टेंट हमें डिस्कस करना. तो व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, हम जब आर्टिकल 21 की बात करते हैं, इट मीन्स दैट प्रोटेक्ट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हर आर्टिकल का एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब हम वायलेंट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, एक सोसाइटी की बात करते हैं, वहां पे दिस आर्टिकल प्ले क्रिटिकल रोल. तो आर्टिकल 21 को कॉर्नर स्टोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना गया, दिस आर्टिकल. अब ये आर्टिकल 21 होता क्या? इट मीन्स दैट प्रोटेक्ट ऑफ लाइफ या प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. No person shall be deprived from his life or personal liberty except the procedure established by law. तो procedure established by law बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे यूज किया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जब फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये जब लिख रहे थे संविधान, फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कशन हो रहा था इन द ड्राफ्ट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ड्राफ्टिंग कमेटी को लेकर, तब यहाँ पे शब्द यूज हुआ कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ही क्यों यूज किया जा रहा. फॉर दैट रीजन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. और समय समय के साथ सुप्रीम कोर्ट अपने इंटरप्रिटेशन से, अपने जजमेंट से बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया रिगार्डिंग दिस आर्टिकल. तो इसलिए आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैंने कहा नो पर्सन सेल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम life and personal liberty except according to procedure established by law. So this is very important when we talk about article 21. No person shall be deprived. अब इस चीज को बड़ा डिस्कशन हुआ इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और आफ्टर द इंडिपेंडेंस. आर्टिकल 21 का इंपॉर्टेंस क्यों है? जब हम एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करें, एक ह्यूमन बीइंग के लिए जिंदगी में डिग्निफाइड लाइफ, डिग्निफाइड सोसाइटी में जीने के लिए बहुत कुछ जरूरत है. सिर्फ ये कह देना कि हमारे पास ये फंडामेंटल राइट्स है, ये फ्रीडम है, ये सारा चीज को कंप्लीट नहीं किया जाता. तो एक सोसाइटी में डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए हमें बहुत सारे लिबर्टी चाहिए. लिबर्टी टू लिव इन द पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, क्लीन एयर में रहना है, लिबर्टी हमें कहीं भी जाने का, लिबर्टी टू द इम्पोर्टेंट शेल्टर, लाइवलीहुड, ये सारे लिबर्टी की हम बात करते हैं. फॉर दैट रीजन आर्टिकल 21 इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आर्टिकल 21 के बारे में ये भी माना जाता और देखा गया विद द लैंडमार्क जजमेंट कि इट चेक्स द आर्बिटरीनेस ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव. कि कोई सा लॉ के थ्रू आप अगर कर्टेल करते हैं तो ये चेक किया जा रहा है कि ये कोई आर्बिटरी लॉ तो नहीं है,
ये आर्बिटरी कोई रूल तो नहीं जिससे हमारा आर्टिकल 21 एक तरीके से कर्टेल किया जा रहा है। तो बेसिकली इट चेक्स द आर्बिटरीनेस ऑफ स्टेट। तो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अगेन आई एम सेइंग आर्टिकल 21 के स्कोप को समझ जाइएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और मेंस को लेकर। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 21 इट्स अवेलेबल टू द बोथ सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। ओके अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज को हमें डिस्कस करना है, टू इंपॉर्टेंट केसेस, एक तो ए.के. गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास और दूसरा द लैंडमार्क मेनका गांधी केस। वो दो इंपॉर्टेंट केसेस है जो स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 को बारे में अच्छे से बताया जाता है, और द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी यहाँ से निकल कर आता है। और जो मैंने अभी कहा कि जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स डेवलपमेंट है, आपने देखा होगा लास्ट 10 डेज में एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि राइट टू द डिजिटल एक्सेस फॉर द वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए, सारा के लिए आपको राइट है, वो पर्सनल लिबर्टी के अंदर डाला गया डिजिटल एक्सेस का राइट, इजी टू एक्सेस द डिजिटल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट राइट है जो जोड़ा गया। जब हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं, आर्टिकल 21 की हम बात करते हैं, इसमें मैंने बताया कि दो इंपॉर्टेंट केस है, ए.के. गोपालन केस एंड सेकेंड वन इज द मेनका गांधी केस। अब मेनका गांधी केस और ए.के. गोपालन केस से क्या निकल कर आता है? व्हेन वी टॉक अबाउट द ए.के. गोपालन केस, यहां पे हम बात करते हैं प्रोसीजर established by law। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया था? इन 1950 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एनी लॉ which was established through the process, अगर कोई भी प्रोसीजर से कोई लॉ बनता है और उससे फंडामेंटल राइट्स पर्टिकुलर आर्टिकल 21 कर्टेल किया जाता है, तो हम इसको चेक करेंगे द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द लॉ। प्रोसीजर अगर फॉलो किया गया तो लॉ के आर्बिट्रेरीनेस या लॉ का जो फ्लॉज उसको चेक नहीं किया जा सकता। हम ये देखेंगे व्हाट इज द मोटो ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द एग्जीक्यूटिव का मोटो बिहाइंड क्या, उसके बाद अगर ये नल एंड वाइड होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इट बेसिकली चेक्स द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ एग्जीक्यूटिव ओनली। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ क्या, अगर कोई लॉ पार्लियामेंट प्रोसेस से पास किया जाता है, उसी चीज को बताया गया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अगर कोई भी प्रोसीजर है जो लॉ का जो नियम है उससे वो एस्टेब्लिश्ड है, तो हम उसको किसमें चेक नहीं कर सकते, हम एग्जीक्यूटिव का आर्बिट्रेरीनेस को ही चेक कर सकते हैं। तो दिस ए.के. गोपालन केस वेयर द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 इज द नैरो, सही से हर चीज को क्लियर नहीं किया गया। तो एक तरीके से माना जाता रिगार्डिंग दिस केस, ए.के. गोपालन केस, द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 इज द नैरो। और जब हम मेनका गांधी केस की बात करते हैं तो मेनका गांधी केस में इस जजमेंट को एक तरीके से चेंज कर दिया गया, एंड द टर्निंग पॉइंट इन द आर्टिकल 21 एंड वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट, जैसे केशवानंद भारती केस है, जैसे इसको लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। अगेन द मेनका गांधी इज अ लैंडमार्क जजमेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब मेनका गांधी केस में बेसिकली यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात की गई है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कम्स फ्रॉम द यूएसए, और जब प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ की हम बात करते हैं तो जापान। और दिस केस इंक्रीज द वाइडनिंग एंड ब्रॉडनिंग कर दिया गया स्कोप ऑफ आर्टिकल 21, एंड आने वाले समय में बहुत सारे चीज का स्कोप बढ़ा दिया गया। और यहां पे ये कहा गया इट्स नॉट ओनली चेक द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव का भी आर्बिट्रेरीनेस को चेक किया जाएगा। अगर कोई लॉ देखा जा रहा है कि वो फेयर नहीं है, जस्टिस नहीं है, रीजनेबल नहीं है, तो वो पूरा चीज को नल एंड वाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी लॉ का फेयर
जस्ट, कि वो जस्ट वाला पूरा फुल भी जस्टिफाइड किया गया कि नहीं है, रीजनेबल। अगर ये है, अगर कोई लॉ तो ठीक है, अगर नहीं तो लॉ विल बी नल एंड वॉइड। तो माना जाता है मेनका गांधी केस में आर्टिकल 21 को एक तरीके से ब्रॉड एंड रूप दिया गया, और भी चीजें के दायरे को बढ़ाया गया। और यहीं पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं। नॉट ओनली चेक द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एज वेल एज द फेयरनेस, रीजनेबिलिटी एंड जस्टिस ऑफ द लॉ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज निकल के आया, द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। दूसरा इंपॉर्टेंट, ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21। तो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड द टर्निंग पॉइंट इन आर्टिकल 21 इस केस की अगर हम बात करें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और आर्टिकल 21। अब हम यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल, जब हम गोल्डन ट्रायंगल की बात करते हैं तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, these three articles known as the golden triangle in the Indian Constitution। तीनों आर्टिकल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर हम पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं तो हमें फ्रीडम भी तो चाहिए, सिर्फ हम लिबर्टी दे दे और फ्रीडम ना दे तो ये कैसे हो पाएगा। तो फॉर दैट रीजन एवरी आर्टिकल 14, 19, 20 इज इंटरकनेक्टेड। जब हम इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं तभी हमें पर्सनल लिबर्टी की छूट मिल सकता है। जब हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तभी हम राइट टू फ्रीडम को सही से एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर दैट रीजन दिस 14, 19 एंड 21 इज नोन एज द गोल्डन ट्रायंगल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एवरी आर्टिकल, 3 आर्टिकल्स आर इंटरकनेक्टेड। अब आफ्टर मेनका गांधी देयर आर सो मेनी स्कोप ऑफ द आर्टिकल 21 इंक्रीजेस। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी ये बड़ा इंपॉर्टेंट था फ्रॉम द रिटायर्ड जस्टिस पुट्टस्वामी के, पुट्टस्वामी केस। यहां से राइट टू प्राइवेसी निकला। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड comes from the मेनका गांधी के, मेनका गांधी केस। जैसे अगर हम राइट टू मूवमेंट की बात करते हैं, फ्रीडम टू मूव एनीवेयर इन द इंडिया, तब वो इनर मूवमेंट की बात करता है, तब वो आर्टिकल 19 की हम बात कर रहे हैं। हम जब अब्रॉड ट्रेवल की बात कर रहे हैं तो दिस कम्स अंडर द आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, और दिस कम्स फ्रॉम द मेनका गांधी। फिर ऐसे अगर हम बात करें राइट टू लिव इन क्लीन एयर एंड एनवायरमेंट, मेहता केस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केस, राइट टू लिव इन क्लीन एयर। इसी तरह के फ्री लीगल एड की हम बात करते हैं। राइट टू शेल्टर, बॉन्डेज लेबर को रिमूव टू बॉन्डेज लेबर की बात करते हैं तो उसमें बंधुआ मुक्ति मोर्चा का केस है। बॉन्डेज लेबर, बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस। So these all are the important case when we talk about the Article 20. After मेनका गांधी ये देखा गया the scope of Article 21 increase and there are so many cases which are interlinked with the Article 21. तो इसमें सारा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना चाहिए। जैसे राइट टू डाई विथ ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू डाई विथ ह्यूमन डिग्निटी, इसमें पैसिव यूथनेसिया की हम बात करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है जो अरुणा सेवन केस से आया था। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट, जहां पे हम स्कोप देखते हैं आर्टिकल 21 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि इसमें लेटेस्ट सारा चीज आपको एक तरीके से आपको अपडेट रखना। अब इसमें जो लेटेस्ट जो न्यूज आया फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट 2025 लेटेस्ट है, जहां पे राइट टू डिजिटल
एक्सेस की बात की गई है। ये क्यों न्यूज में इतना है? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट केस आया था, अरुण करके था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वहां पे 2 एसिड विक्टिम का केस वहां पे पहुंचा था कि उनको केवाईसी करने से रोक दिया गया। ड्यू टू द एसिड अटैक उनका फेस एक तरीके से पूरा डैमेज हो गया था। देयर इज नो इजी टू रिकॉग्नाइज इन द जो फेस रिकॉग्निशन का जो मैकेनिज्म है उसमें नहीं हो पा रहा था। तो केवाईसी नहीं होने के कारण बैंकिंग जो भी अकाउंट से वो ओपन नहीं हो पा रहा था। तो फॉर दैट रीजन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एवरी पर्सन हैज द राइट टू डिजिटल एक्सेस अंडर द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21। उसके बाद आरबीआई को भी एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दिया गया टू चेंज द केवाईसी नॉर्म्स रिगार्डिंग द डिसेबिलिटी पर्संस, क्योंकि वो फिर आप उनको एक तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी कर्टेल देयर फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज द इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम्स है, उनका वो फायदा कैसे उठाएंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट केस लेटेस्ट है जहां पे राइट टू द डिजिटल एक्सेस की हम बात करते हैं। एंड अगेन दिस कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 21 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की हम बात करते हैं। इसी में आर्टिकल 21A जोड़ा गया, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू एजुकेशन। और 2009 में 86 अमेंडमेंट एक्ट के बाद 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट की हम बात करते हैं। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड दिस आर्टिकल 21A, जहां पे 6 to 14 को कंपलसरी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई। Again, this come under the ambit of Article 21. In the beginning of the Indian Constitution, अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हटा दें तो नो वेयर मेंशन द एजुकेशन को लेकर कहीं भी मेंशन नहीं था। फिर इसके बाद 90s में इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू हुआ। फिर एक इंपॉर्टेंट कमिटीज आया, उस पर भी डिस्कशन हुआ। एंड द फर्स्ट केस इन द आंध्र प्रदेश, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू एजुकेशन इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और धीरे धीरे करके 2086 अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन द आर्टिकल 21, जहां पे पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम उन्ना कृष्णन केस था एक इंपॉर्टेंट स्टेट आंध्र प्रदेश का, तो जब हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं इसके स्कोप बहुत बड़ा है और वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इससे प्रीलिम्स में सारे इंपॉर्टेंट सवाल आप देखे होंगे। दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल 21। ऐसे करके हमें सारे आर्टिकल्स को कवर करना इन द फंडामेंटल राइट्स। हम फिर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को लेकर आएंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप ऐसे आर्टिकल्स को करके पढ़िएगा एक एक कंसेप्ट को, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और कभी आप मेंस भी लिखिएगा विद कंप्लीट लैंडमार्क जजमेंट, उस जो जज को आप जजमेंट को कोट कीजिएगा तो आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी द न्यू इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन द फंडामेंटल राइट्स। तब तक आप सारे पुराने जो भी फंडामेंटल राइट्स अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर जाकर देखें, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको जाकर देखना है कि आप सारे सॉल्व कर पा रहे कि नहीं। तो ऐसे करके पढ़िए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।